हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए। जिसके जवाब में मृत्युंजय बोला, हम उसे प्रॉपर सेक्शन प्रोवाइड करेंगे। मैंने इंडिया के बेस्ट फिजिस्ट्रिस्ट हायर किया है जो शोभित के मेमोरी को वापस लाने में मदद करेंगे। मृत्युंजय की बात सुना देती नम आंखों से उसे देखते बोली, भाई मैं उन्हें कितना मिस करती हूँ आपको नहीं पता। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, शिकायत करना चाहती हूँ कि वो अपनी कोकुन से दूर क्यों चले गए थे, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास वो हक नहीं है और ना ही वो मेरी बात सुनेंगे। मृत्युंजय अदिति की बात पर एक नज़र शोभित को देखने के बाद अदिति से बोला, डोंट वरी, अगर तुम शोभित की यादों में नहीं हो तो क्या हुआ, तुम ऑफिशियली उसकी वाइफ हो, वो तुमसे दूर नहीं जा सकता। तभी उसे शोभित की आवाज़ सुनाई देती है जो मृत्युंजय से कह रहा था, भाई आप वहाँ क्या कर रहे हो, चलिए अंदर चलते हैं। विप्लव शोभित की बात सुनकर अपने आंसू साफ करते हुए अदिति की तरफ इशारा करके बोला, भाई आप बनी से बात नहीं कर रहे हैं। शोभित विप्लव की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोला, कौन बनी। शोभित की बात पर विप्लव और हिरिया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं तो मृत्युंजय रिदम को पकड़े शोभित के पास आकर कहता है, अंदर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शोभित मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और विप्लव के हाथ पकड़ कर कहता है, चला। विप्लव शोभित की बात पर मृत्युंजय की तरफ देखता है तो मृत्युंजय पलके झपका उसे शांत रहने के लिए कहता है तो विप्लव अपना सिर हिलाते हुए शोभित को नो के साथ अंदर की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय शोभित के जाने के बाद रिया और फलक की तरफ देखते हुए बोला, शोभित को बीते हुए कुछ समय याद नहीं है और इसे याद भी मत दिलाओ, उसे खुद ब खुद याद आ जाएगा। रिया मृत्युंजय की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन भाई शोभित भाई इतने वक्त तक कहाँ थे, तो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा रिया, फिलहाल के लिए अंदर चलते हैं। मृत्युंजय ने रिया की बात को टालते हुए कहा, जिसे समझते हुए रिया अपना ही सिर हिला अदिति के पास आकर बोली, अदिति चलो अंदर चलते हैं। अदिति रिया की बात पर अपना सिर हिला देती और अंदर की तरफ उनके साथ चली जाती है। मृत्युंजय भी जाने लगता है तो पीछे से आवाज़ आती है, माना कि मैं आपका पायलट बनकर गया था, लेकिन आपका पर्सनल नौकर नहीं हूँ मैं जिसे आप अवॉइड करके जा रहे हो। उस आवाज़ पर मृत्युंजय सिर घुमाकर देखता है जहां व्हाइट शर्ट नीचे ब्लैक पैंट गले में टाई के साथ सिर पर पहने टोपी को उतारते हुए सुधांशु आ रहा था। वहीं सुधांशु के बात पर मृत्युंजय बड़े एटीट्यूड में बोला, इट्स ओके, मेरे पायलट की तबीयत इमरजेंसी में ख़राब हो गई थी इसलिए तुम्हें बुलाना पड़ा मेरे प्यारे साले साहब। सुधांशु मृत्युंजय के सामने खड़ा होकर दांत पीसते बोला, आपको पता है आज मेरी शिफ्ट थी बट मैंने जैसे तैसे करके क्रू मेंबर को मनाया और अपनी फैमिली से मिलने वाला था पूरे 5 महीने बाद, लेकिन आपने मुझे वहां बुला लिया। मृत्युंजय सुधांशु के बात पर बोला, उड़ाना तो मुझे भी आता है लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तुम्हारे पास तो है ना, तो तुम क्यों उड़ रहे हो, लेकिन कुछ भी कहो मानना बहुत अच्छे से आता है तुम्हें। सुधांशु अपने लाइसेंस को मृत्युंजय को दिखाते हुए बोला, फ्री में नहीं मिला है मुझे, इतना दिमाग खपाना पड़ा है, इतनी मेहनत करनी पड़ी है तब जाकर मिला है, और मानना भी एक टैलेंट होता है जो आपके पास नहीं है। जिसे सुनकर मृत्युंजय सुधांशु के कान के पास आकर बोला, मनाने का अंदाज जाकर अपनी बहन से पूछ कर आओ मैं उससे किस तरीके से मनाता हूँ। सुधांशु मृत्युंजय की आवाज़ को इतने नज़दीक से सुनकर घबरा जाता और उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मैंने सुना था कि आप थोड़े ठड़की हो, लेकिन आज समझ भी आ गया कि बड़े निहायती बेशरम आदमी हो आप। मैं जा रहा हूँ घर, मुझे कॉल मत करना। इतना कहकर सुधांशु मृत्युंजय को घूरते हुए वहाँ से जाने लगा। जिसे देखकर मृत्युंजय बोला, तुम्हारी बहन अंदर है, मैं जाकर बताऊंगा उसे कि तुम दरवाजे तक आए लेकिन उससे मिले भी नहीं। मृत्युंजय की धमकी पर सुधांशु पलट कर मुस्कुराते हुए बोले, जी सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आप मुझे कुछ पल और देखना चाहते हैं, शायद आपको मेरी खूबसूरत सी शक्ल बहुत अच्छी लगती है। मृत्युंजय उल्टी जैसा चेहरा बनाकर बोला, ओह रियली, तुमसे भी करोड़ गुना खूबसूरत लोग देखे हैं मैंने। अचानक सुधांशु सीरियस होकर बोला, मृत्युंजय से बोला, मुझे जानना है सब कुछ। सुधांशु के बदलते हुए तेवर को देख मृत्युंजय सिर हिलाकर बोला, जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोला, शर्त, क्या शर्त है। मृत्युंजय अपने कदम पीछे ले अंदर जाते हुए बोला, ऑफिस आ जाना, तुमसे बहुत सीरियस बात करनी है। मृत्युंजय को अपनी बात अधूरा छोड़कर जाता हुआ देख पीछे से सुधांशु उसके पीछे आते हुए बोला, आप हर बार यही करते हो और जब भी आप अपने उसे नर्क जैसे ऑफिस में मुझे बुलाते हो कुछ न कुछ बेहुदा काम ही देते हो। जिसे सुनकर मृत्युंजय रिदम के बालों पर उंगली चलाते हुए सुधांशु की तरफ बिना देखे बोला, और तुम जब भी ऑफिस आते हो निराश होकर नहीं जाते हो, मैं तुम्हें कुछ नया आइडिया देता हूँ। मृत्युंजय के बात पर सुधांशु बस कूदते हुए रह जाता है। इधर शोभित दरवाजे के पास खड़ा हुआ था और अमृत उसकी आरती उतार रहा था। काफ़ी देर तक अमृत की पही करने पर शोभित थोड़ा सा बोर होते हुए बोला, मैं जंग लड़कर नहीं आया हूँ, सो प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। शोभित की बात सुनकर अमृत उसे आंखें दिखाते हुए, चुपचाप खड़े रहो, मरते मरते बचे हो तुम, बुरी नज़र से तुम्हें बचाना भी तो जरूरी है। अमृत
के फटकारने पर शोभित चुपचाप खड़ा हो जाता है। वहीं पूरी फैमिली आंखें फाड़े शोभित को देखे जा रहे थे। रचना के पैर डगमगा जाते और वो वहीं सोफे पर बैठ जाती। अमृत अच्छे से शोभित की नज़र उतारने के बाद बोला, चलो अंदर आ जाओ। शोभित गहरी सांस भर कर बोला, थैंक गॉड आपका ये क्रियाक्रम खत्म हुआ। ये कहते हुए शोभित अंदर आ जाता है और रचना के पास आकर घुटनों को मलबैठ उसके हाथ को पकड़कर अपने होठों से लगा लेता है। रचना की आंखों से आंसू की लकीर खींच जाती है और वो शोभित को कसकर गले लगाकर रोने लगती है। शोभित रचना के रोने पर उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, मॉम आप रो क्यों रही हो? शी आई एम डेफिनेटली फाइन, प्लीज स्टॉप क्राइंग, अदरवाइज मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। रचना शोभित की बात पर उससे अलग हो उसके चेहरे को पकड़कर उसके गाल और माथे पर किस कर लेती है, लेकिन उसके आंसू अभी भी नहीं रुके थे। विप्लव पीताम्बर के पास जाकर उसके गले लगाते हुए बोला, डैड ब्रो वापस आ गया। पीताम्बर विप्लव को गले लगा शोभित की तरफ नम आंखों से देखते हुए बोला, मेरा बेटा वापस आ गया? लेकिन देखो अभी भी माँ से लिपटा हुआ है। बाप की कोई फिक्र ही नहीं है उसे कि कैसा महसूस हुआ था जब एक लाश को अपनी औलाद का समझकर मैं टूट गया था। शोभित पीताम्बर की बात पर खड़ा हो उसके पास आकर बोला, आप क्या कह रहे हो डैड? मॉम और आप दोनों बराबर हो मेरे लिए। प्लीज़ ऑल ऑफ यू स्टॉप बीइंग सेंटी। वैशाली शोभित की बात सुनकर बोली, तुमको सब कुछ मजाक लगता है। तुमको पता भी है हम सब की हालत हुई थी जब हम लोगों ने उसका अनजान लाश को देखा था। वैशाली की बात पर शोभित कंफ्यूज भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, सॉरी फॉर डैट बट हु आर यू? वैशाली अपने गाल को थपथपाते हुए अमृत से बोली, हमने जो सुना सही सुना न, या हम अंग्रेजी भूल गए हैं? ये हमको नहीं पहचान रहा। मृत्युंजय अंदर जाकर उन लोगों की तरफ देखते हुए आज अव्यक्त स्मृति और रिद्धम की मूर्ति उठाई है। मेरे ख्याल से हमें उसे पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद मृत्युंजय शोभित को वैशाली की तरफ इशारा करते हुए बोला, शोभित ये अमृत की वाइफ है वैशाली। शोभित मृत्युंजय की बात सुन एक नज़र वैशाली को देखने के बाद अपना सिर हिलाकर बोला, ओके और आपकी वाइफ कहाँ है? महक अव्यक्त को लेकर नीचे आते हुए बोली, आ गए आप? ये कहते हुए उसकी नज़र शोभित पर गई, जिसे देख महक की आंखें बड़ी हो गई थी। शोभित महक की आवाज़ पर सिर घुमाकर महक की तरफ देखने लगा और मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, आपकी वाइफ आपकी चॉइस के अनुसार कुछ ज़्यादा ही छोटी लड़की को पसंद नहीं किया आपने? मृत्युंजय शोभित की बात पर उसे 2 मिनट घूरने के बाद महक की तरफ देखकर बोला, तुमसे कहा था ना 5 महीने पहले तुम्हें एक सरप्राइज देना है, ये रहा। ये कहते हुए मृत्युंजय शोभित की तरफ इशारा करता है। तब तक विकल्प भी नीचे आ चुका था, उसके साथ में वर्षा भी थी। वहीं मृत्युंजय की बात सुनकर महक नीचे आकर शोभित के सामने खड़ी होते हुए बोली, भाई। शोभित नीचे झुककर महक के पाँव छूने लगता है, जिस पर महक पीछे होते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हो? शोभित उठकर महक की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कुछ गलत किया भाभी? महक शोभित के बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, आपने गलत नहीं किया, लेकिन मैं आपको अपना बड़ा भाई समझती हूँ। माना रिश्ता बड़ा है लेकिन उम्र में मैं आपसे छोटी हूँ, इसलिए प्लीज़ दोबारा ये मत कीजिएगा। महक के बात पर शोभित अपना सिर हिलाकर उसकी गोद में बैठे अव्यक्त को देखते हुए बोला, ये भाई का बेटा है, मैं इसे पहचान गया, इसकी आंखें भाई जैसी हैं। शोभित की बात सुनकर सुधांशु एक नज़र मृत्युंजय को घूरने के बाद इग्नोर करते हुए महक के सामने आकर बोला, दीदी मुझे भूख लगी है। महक सुधांशु को देखकर हैरान होते हुए बोली, तुम कब आए? सुधांशु मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं तो 2 दिन पहले ही आने वाला था, ये है जिन्होंने मुझे बुला लिया। महक सुधांशु को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो सिद्धू इस यूनिफॉर्म में। सुधांशु अपने हाथ में पकड़ा कैप महक के सिर में पहनाते हुए बोला, आप भी सबको बड़े एटीट्यूड से कहना, मेरा भाई पायलट है। महक कैप को ठीक से एडजस्ट करते हुए मुस्कुरा कर बोली, हाँ क्यों नहीं कहूँगी। मृत्युंजय उन दोनों की तरफ देखते हुए महक से बोला, महक पंडित जी आ रहे होंगे, मेरे कपड़े निकाल दो। विप्लव मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, भाई कमरे में जाकर कपड़े उतारो भाई, यहाँ पर क्यों उतारना चाहते हो? विप्लव की बात पर मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारे बकवास फिर से शुरू हो गए। नहीं। अव्यक्त जो कि लगातार सुधांशु के कैप को देखे जा रहा था, एकदम से लपक कर महक के सिर से निकाल देता है और उसे कस कर पकड़ लेता है। सुधांशु अव्यक्त के हाथ से कैप को लेने लगा, जिस पर अव्यक्त जोर से चिल्ला देता है और अपने छोटे हाथों से कैप को कस कर पकड़ पीछे खींचने लगता है, जिसे देखकर सुधांशु उसके हाथ से लेते हुए बोला, मेरे प्यारे भांजे, मैं आपको पहचानाना चाहता हूँ। लेकिन अव्यक्त उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, वो बस कैप को मुंह में भरने लगता है, जिसे देखकर मृत्युंजय तेज कदम से उसके पास आ उसके हाथ से कैप लेकर बोला, अभी बिहेव योरसेल्फ, कैप में डैंड्रफ होते हैं। मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोले, एक्सक्यूज़ मी, हो आपके सिर में डैंड्रफ है, मेरे सिर में नहीं। मृत्युंजय सुधांशु को इग्नोर करके अव्यक्त को महक के गोद से लेकर उसकी गोद में देते हुए बोला, मुझे मेरी बीवी से कुछ बात करनी है।
तुम्हें इतना ही प्यार आ रहा है अपने भांजे पर तो जरा प्यार से इसे संभालो। फिर अपने हाथ में पकड़े कैप को सुधांशु के सिर में पहनाते हुए बोला, और जरा इसे संभाल कर रखो वरना आग में जला दूंगा। जिसे सुनकर सुधांशु अच्छे से अव्यक्त को संभालते हुए मृत्युंजय से बोले, मेरी कामयाबी से आप जल रहे हो इसलिए मेरे कैप को जलाने की बात कर रहे हैं, जलनखोर। मृत्युंजय घूर कर सुधांशु की तरफ देखने का शोभित की तरफ देखते हुए, शोभित तुम जाकर अब कपड़े चेंज कर लो। शोभित मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला जाने लगा, जिस पर अदिति जल्दी से बोली, सुनिए। अदिति की आवाज़ पर सब अदिति की तरफ देखते हैं। वहीं शोभित के कदम रुक जाते हैं और वो अदिति की तरफ अब जाकर देखता है और एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिसे वो इग्नोर करते हुए अदिति से कहता है, क्या हुआ। अदिति हमेशा वाली अपनी प्यारी से मुस्कान के साथ शोभित से बोली, आपका बेडरूम मेरा हो गया है इसलिए आपको दूसरे बेडरूम में रहना होगा। जिसे सुनकर शोभित उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, मेरे बेडरूम में तुम क्या कर रहे हो? लेकिन एक मिनट तुम हो कौन? हमारे घर में क्या कर रहे हो? विप्लव शोभित की बात सुनकर बोला, भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। शोभित ने विप्लव की बात को बीच में काट कर पूछा, जिसके जवाब में अदिति तेज आवाज़ में बोली, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जिस पर शोभित अदिति को देखते हुए बोला, तो कौन हो तुम? अदिति अपना सिर झुका लेती है। उसके हाथ कांप रहे थे। मृत्युंजय महक के हाथ को छोड़कर अदिति के पास जा उसके हाथ को पकड़ शोभित के सामने लाते हुए बोला, तुम्हारी मंगेतर। मृत्युंजय के बात पर शोभित आंखें बड़ी करते हुए, व्हाट आर यू किडिंग मी ब्रो? मेरी मंगेतर? ये बच्ची? रचना एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद शोभित की तरफ देख कर बोली, तुम लोगों का अरेंज मैरिज हो रहा है। तुम्हारी और अदिति की सगाई हो चुकी है, जिसके फोटोज तुम्हारे बेडरूम में लगे हुए हैं। अदिति ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। शोभित रचना के बात पर हैरान होते हुए, मैं इस शादी के लिए मान गया मॉम। इस बच्ची को देखो और मुझे देखो, मेरा टेस्ट ऐसा नहीं है। अदिति अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर शोभित को घूरते हुए बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई एम 21, यू अंडरस्टैंडिंग मिस्टर शोभित सारंग। अदिति की ठंडी आवाज़ को सुन शोभित उसे घूरते हुए, उम्र में बड़े हो जाने से कुछ नहीं होता। तुम शख्स से इतनी छोटी लगती है और मैं 26 साल का हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। इतने वक्त से समझ रही थी ना कि मैं मर चुका हूँ, अभी वही समझो। अदिति मृत्युंजय की तरफ देखने लगी तो मृत्युंजय अपनी आईब्रो चढ़ा उसकी तरफ देखने लगा, जिस पर अदिति अपने तेवर में आते हुए शोभित से बोली, फाइनल मिस्टर सारंग, हमारी एंगेजमेंट पब्लिकली सभी लोग जानते हैं और अगर आप मुझसे सगाई तोड़ना चाहते तो इसका एक सॉलिड रीजन पेश कीजिए और मीडिया में बताइए। शोभित अदिति के बाद पर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए वह बोला, ब्रो। मृत्युंजय अपने कंधे ऊपर चढ़ाते हुए बोला, सॉरी, ये सगाई तुम्हारी मर्जी से हुई थी और अब तुम रिजेक्ट कर रहे हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मृत्युंजय के बाद पर शोभित अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर गुस्से में बोला, व्हाट ए फकिंग शो, मैं पागल दिखता हूँ आपको? मैं इस बच्ची से शादी करूंगा। उसके बाद रचना की तरफ देखते हुए, मॉम आप कुछ बोलेंगे? मैं आपका बेबी सीटर लगता हूँ। फलक शोभित के रिएक्शन को देखते हुए अदिति से, अदिति तुझे लगता है कि तुम्हें इस भूल जाना चाहिए? अदिति फलक की बात पर एक नज़र उसे देखने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, नो वे, ये तो बिल्कुल वैसा हो गया ना, अपना काम बनता भान में जाए जनता। व्हाट नॉनसेंस आर यू सेइंग? हो तुम कहना क्या चाहती हो? शोभित ने तिलमिलाते हुए कहा, जिसे सुनकर अदिति शोभित को देखते हुए बोले, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे सगाई नहीं तोड़ूंगी। शोभित एक नज़र अपनी फैमिली को देखने के बाद अदिति को देखते हुए दांत पीस कर बोला, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो, मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, मुझे बस तुमसे शादी नहीं करनी। अदिति शोभित की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोले, आपको कितने पैसे चाहिए? बोलिए, मैं आपको दूंगी, लेकिन मैं आपसे सगाई नहीं तोड़ूंगी। अदिति की बात पर सुनकर विप्लव धीरे से विकल्प के कान में बोला, क्या सिक्सर मारा है बनी ने? सीधा भाई के ईगो को लगा है, भाई क्या कहेंगे? विकल्प विप्लव की बात पर बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बनी के लिए। भाई उसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन मेमोरी चले जाने के कारण कितना रूड बात कर रहे हैं उससे। विप्लव एक्साइटमेंट में अदिति और शोभित को देखते हुए, अरे हमने इन दोनों का प्यार बहुत देखा है, अब तकरार देखेंगे। उन्होंने हमेशा अदिति को बच्चे की तरह देखा था, अब देखो। रिया विप्लव के पैर पर लात मारते हुए बोली, साले बापी भाई के आते ही तेरा फिर से ड्रामा शुरू हो गया। विप्लव अपने पैर को चलाते हुए रिया को मुक्का मार कर बोला, मोटी क्यों नहीं ड्रामा करूँगा? मेरा भाई वापस आ गया, अब मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं फिर से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ। विप्लव के बाद मरिया निराशा से अपनी गर्दन हिला देते हैं। वहीं शोभित अदिति की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी औकात क्या है जो तुम शोभित सारंग को खरीदना चाहती हो? मैं भी आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आपकी औकात क्या है जो आप मुझे खरीदना चाहते हो? अदिति ने शोभित के टोन में कहा। रचना उन दोनों को झगड़े के बीच में आते हुए शोभित से बोली,
शोभित बस करो, तुम इतनी बदतमीज नहीं हो। शोभित रचना की बात पर उसे अदिति की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये सिर्फ शक्ल से बच्ची दिखती है, एक नंबर की नक्चटी है और आप इसके जैसे डायन से मेरी शादी करवाना चाहती हो। मासूम शक्ल के पीछे खुफिया दिमाग। अदिति शोभित की बात पर अपना चेहरा फेर लेती है। उसकी आंखें नम हो गई थी। रचना अदिति की तरफ देखते हुए मृत्युंजय से बोली, मृत्युंजय शादी की तैयारी करो, अब शोभित वापस आ गया है तो अदिति का इंतजार करवाने की जरूरत नहीं है। शोभित कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है तो रचना उसे आंखें दिखाते हुए कहती है, पहले मुलाकात में तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। शोभित, अदिति बहुत प्यारी लड़की है। रचना की बात पर शोभित अदिति की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये एक नंबर की लड़ाकू विमान लग रही है, हर रोज मुझसे झगड़ा करेगी और मुझे ज़्यादा किचकिच करने वाले लोग नहीं पसंद। अदिति शोभित को घूरते हुए बोली, मैं लड़ाई नहीं करती। शोभित अदिति को देखकर दांत पीस लेता है तो मृत्युंजय शोभित की तरफ देखते हुए कहता है, शोभित बिहेव योरसेल्फ। उसके बाद मृत्युंजय फलक की तरफ देखते हुए बोला, मैं रुद्र से बात करता हूँ तुम दोनों की शादी के लिए, काफ़ी वक्त से तुम रुद्र को इंतजार करवा रही हो। फलक मृत्युंजय के बात पर बोली, जीजू मुझे ऐतराज़ नहीं है, लेकिन क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हो। मृत्युंजय फलक के बात पर आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या मदद चाहिए। फलक हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आपकी जो सिक्योरिटी गार्ड है ना लीजा, क्या आप उसका रिश्ता चार्ली से करवा सकते हो। जिसे सुनकर विप्लव फलक से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या। माना कि मेरा चार्ली क्यूट है, लेकिन इस तरीके से एक लड़की से उसकी शादी कैसे करवा सकते हैं। फलक विप्लव की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोली, मैं रुद्र के दोस्त चार्ली की बात कर रही हूँ, तुम्हारे कुत्ते चार्ली की बात नहीं कर रहे। जिसे सुनकर विप्लव दांत दिखाते हुए बोला, आज नाम एक जैसे हैं ना, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।